नमस्कार दोस्तों, आज अपन हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री से ये स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स हैं, इनसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत रिलायबल नोट्स हैं। तो अपन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास अपन देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपन देखें। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल था वो लगभग 2600 बीसी से 1900 बीसी तक रहा। 2600 बीसी से अपने यहाँ पे 1900 बीसी तक इसका समय काल रहा। जैसे जीरो अपन मानते हैं तो इससे इधर एडी हो जाता है, इधर बीसी होता है। तो ये यहाँ पे कुछ 1900 बीसी रहा होगा और यहाँ कुछ 2600 बीसी रहा होगा। तो 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा। जैसे इससे आगे चलते हैं तो जैसे यहाँ 1000 एडी है, आगे 2000 एडी है, लेकिन इधर उल्टा होता जाता है क्योंकि जीरो से अपन पीछे की ओर जा रहे हैं। तो इसका समय काल 2600 बीसी से 1900 बीसी तक रहा। ये विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। विश्व में खूब सारी सभ्यताएं हुई, उनमें से एक जैसे अपन माने मेसोपोटामिया की सभ्यता जो विश्व की प्राचीन सभ्यता है, लेकिन ये अपनी सिंधु घाटी सभ्यता भी उनमें से एक है। सबसे प्राचीन बोले तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो इराक में पनपी थी। तो सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो इराक में दजला व फरात जो नदियां थी उन दोनों के बीच में इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। ये हम्पुरावी संहिता यह कानून व विधि का विश्व में प्राचीनतम स्रोत है। अगर कोई विधि का स्रोत पूछे तो हम्पुरावी संहिता, ठीक है। फिर अपन बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता एक सबसे पहली, इसको टैग मिला हुआ है, नगरीय सभ्यता थी। जैसे नगर की बसावट होती है ना, शहर व नगर के अनुसार उसका बसावट था। इसकी जो जल निकासी थी बहुत अच्छी थी। अब अपन बात करें कि सभ्यता अपनी सुदृढ़ जल निकासी के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो जल निकास की व्यवस्था थी, नालियां उस समय के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी थी। 1826 में चार्ल्स मैनसन ने इस सभ्यता पर सबसे पहले प्रकाश डाला और 1853 में अलेक्जेंडर कनिंगम, इनका नाम बहुत बार आएगा, इन्होंने हड़प्पा का सर्वे व उत्खनन किया था, अलेक्जेंडर कनिंगम। और 1856 में जब दो अंग्रेज थे, जॉन बर्टन व विलियम बर्टन, दो भाई थे, ये लाहौर से कराची के लिए रेलवे लाइन बिछा रहे थे। ये वही डलहौजी वाला काल है, 1853 1856। तो रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उन्होंने अनजाने में कुछ खुदाई करी, तो उनको हड़प्पा की ईंटों का उन्होंने प्रयोग कर लिया। उनको पता भी नहीं चला ये ईंटें हड़प्पा की थी क्या। फिर 1856 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंगम का नाम आप याद रखना। और ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो अभी भी पुरातत्व विभाग को पुरातत्व विभाग की एक संस्था है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1861 में की गई। और जो पहले इसके जनक थे वो अलेक्जेंडर कनिंगम थे। तो कनिंगम के कारण ही ASI की स्थापना हुई। और आज जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आप देख रहे हो वो इसके जन्मदाता कौन है? अलेक्जेंडर कनिंगम। और फिर इसकी बात करें तो 1922 में राखलदास बनर्जी, मतलब RD बनर्जी साहब है, इन्होंने मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ सभ्यता स्थल है, तो मोहनजोदड़ो की खुदाई उत्खनन मतलब खोदना, तो इसकी खुदाई किसने करी? राखलदास बनर्जी साहब ने 1922 में। और 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा की कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम है हड़प्पा सभ्यता व सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको अपन बोलते हैं। फिर जो पिगट है, पिगट जो इतिहासकार, बहुत बड़े इतिहासकार रहे, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सबसे इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता में, और दोनों स्थलों को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपन देखें तो ऊपर ये कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे कश्मीर से लेकर नीचे परवरा नदी है महाराष्ट्र में देमाबाद, वहां तक। वह पूर्व में देखे तो आलमगीर, ये यूपी में हिंडन नदी है। और पश्चिम में देखे तो अफगानिस्तान में बलूचिस्तान जो जगह थी वहां दाशक नदी सूद कांड के यहाँ तक फैली हुई है। और विश्व की इस प्रकार ये भारत में और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में यहाँ फैली हुई विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है
13 लाख किलोमीटर में फैली हुई ये सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। अब अपन बात करें तो ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये काश्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता काश्य युगीन सभ्यता है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। सिंधु घाटी सभ्यता काश्य युगीन सभ्यता है। ब्रॉन्ज की ब्रॉन्ज, काश्य को बोलते हैं ब्रॉन्ज, तो काश्य युगीन सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसके काल की अपन बात करें तो काल 3 टाइम में दिया गया है, नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी व सारगोन अभिलेख के अनुसार। कार्बन 14 रेटिंग पद्धति से इसका काल का निर्धारण किया गया था। वहां मिले साक्ष्यों के आधार पर उनकी कार्बन 14 से डेटिंग की गई थी और उसके काल का पता लगाया गया था। सबसे विश्वसनीय काल है 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच में, तो यही अपने को याद रखना है। सारगोन अभिलेख के अनुसार 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी के बीच में इसकी अवधि दी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में मैं आपको इंपोर्टेंट बता दूंगा। हड़प्पा इंपोर्टेंट है, मोहनजोदड़ो इंपोर्टेंट है, कालीबंगा इंपोर्टेंट है, तो अपन देखते जाएंगे और इनमें भी कुछ इंपोर्टेंट है वो अपन देखेंगे। हड़प्पा इंपोर्टेंट है। हड़प्पा की जो उत्खनन है वो दयाराम साहनी द्वारा किया गया। और हड़प्पा कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब में है, मोंटगोमरी में। तो ये हड़प्पा है पाकिस्तान में, पाक में। वर्तमान में मोंटगोमरी पाक में जो पंजाब है उसमें हड़प्पा है। और इसकी जो उत्खनन करता है वो दयाराम साहनी साहब थे और इसकी खोज है, खोज और उत्खनन करता दयाराम साहनी साहब है। और वर्तमान में जो पंजाब का साहिवाल जिला है, कौन सा जिला, साहिवाल जिला, वहां पे पड़ती है हड़प्पा और रावी नदी के तट पर है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पे है जो भारत से होकर पाकिस्तान जाती है। साहिवाल जिले में हड़प्पा है। यहाँ पे हड़प्पा में क्या क्या मिला है, यहाँ पे मिला है एक तो कब्रिस्तान, इसका नाम R37 दिया गया है। विदेशी की कब्र, उसमें एक विदेशी की कब्र है, एक लकड़ी के ताबूत में उस विदेशी को दफनाया गया है। इक्का गाड़ी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, धातु की गाड़ी मिली है हड़प्पा में। सिंगार पेटी मिली है और स्वस्तिक का चिन्ह मिला है। स्वस्तिक का जो चिन्ह है ये हड़प्पा में मिला है। फिर बात करें अपन अन्नागार, 12 अन्नागार मिले हैं, मतलब जैसे रसोई घर होते हैं ना वैसे अन्नागार, जहाँ पे अन्न इकट्ठे हुए थे। रावी नदी के तट पे ही मिले हैं। पास में चबूतरों के साक्ष्य हैं, बड़े बड़े चबूतरों पर अन्नागार बनाए गए हैं। और अन्नागार में काम करने वाले श्रमिकों हेतु 15 आवास वहां पे साथ में बनाए गए हैं हड़प्पा में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। सबसे इंपॉर्टेंट है धरती माता या पृथ्वी माता। हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर मिली है। मोहरें अलग अलग व्यापार के लिए काम में आती थी, तो हड़प्पा में एक मोहर मिली है। उस मोहर में देवी के गर्भ से एक पौधा निकला हुआ दर्शाया गया है। जो जिस देवी की फोटो है उसके गर्भ से एक पौधा निकला हुआ दर्शाया गया है, इसलिए इसे पृथ्वी माता या धरती माता कहा गया है। तो ये था हड़प्पा के बारे में। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान में है। तो लरकाना सिंध पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो जो मेन है वो दोनों ही पाकिस्तान में वर्तमान में है, सिंधु नदी के तट पर है। और राखलदास बनर्जी, R.D. बनर्जी साहब ने 1922 में इसका उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, मतलब मरे हुए लोगों का टीला। तो इसके अवशेष अपन बात करें तो विशाल अन्नागार, वहां पे अन्नागार विशाल मिले। स्नानागार, स्नान करने के लिए जैसे अपने स्विमिंग पूल है ना वैसा विशाल अन्नागार मिला है। अब इसकी जो चौड़ाई ऊंचाई है वो 39 बाई 23 बाई 8 का, ये 8 ऊंचाई का अन्नागार मिला है। तो आप याद रखना डायमेंशन 39 बाई 23 बाई 8 का अन्नागार मिला है, सॉरी स्नानागार, ये स्विमिंग पूल मिला है। अब इस स्विमिंग पूल में पक्की ईंटें लगाई गई थी और नीचे इसमें बिटुमिनस का लेप किया गया है स्विमिंग पूल में। और जो स्विमिंग पूल के उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई है, मतलब उस टाइम के लोगों को सीढ़ियों का ज्ञान था, इसलिए तो वो ऊंचे चबूतरे बनाते थे। और अन्नागार में नीचे बिटुमिनस का लेप किया गया है, जल रिसाव नहीं हो इसलिए बिटुमिनस कोयले का लेप किया गया है। और उत्तर दिशा में, इसके उत्तर दिशा में 6 कक्ष बने हुए हैं। भाई इनमें कोई अपना सामान रख ले फिर स्नान कर ले, तो 6 कक्ष वो उन्होंने बनाए थे। 3 तरफ के बरामदे थे, बरामदों के पीछे कई कक्ष बने हुए थे। तो ये मुख्यतः स्नानागार है। फिर स्नानागार में पीछे कुएं बने हुए थे ताकि स्नानागार में जल आपूर्ति हो सके। और ऊपर चढ़ने हेतु सीढ़ियां बनी हुई। सीढ़ियों के बारे में बार बार ही बता रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सीढ़ियों का ज्ञान था। कुएं वहां बहुतायत में थे। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं मिले हैं।
अपन बात करें सर जॉन मार्शल की, तो तात्कालिक समय में इन्होंने बताया, सर जॉन मार्शल ने जो स्नानागार देखा, उन्होंने स्टडी करी, तो उन्होंने बताया तात्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत है मोहनजोदड़ो का स्नानागार। फिर अपन बात करें कि सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता था। जो बड़े बड़े स्नानागार होते थे, आज भी जैसे बड़ी बावड़ियां हैं उनमें धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, इसी प्रकार स्नानागार में भी बड़े धार्मिक अनुष्ठान व अनुष्ठान के बाद में लोग बाग स्नान का कार्य वहां पे करते थे, इसलिए स्नानागार का कार्य था धार्मिक अनुष्ठान करने हेतु। अब अपन बात करें मोहनजोदड़ो में, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी एक डांसर की मूर्ति है जो कांस्य से बनी हुई थी, और ये क्लासिकल डांस करती हुई दिखाई गई है। एक हाथ इनका कमर पर है, एक आधा हाथ मतलब टूटा हुआ हाथ है उस मूर्ति का अभी भी है जो लटका हुआ है। तो ये मूर्ति बनी कैसे थी, इसका निर्माण, ये निर्माण पिछली आरएस मेंस 2018 में पहुंचा गया था कि भाई इस निर्माण की विधि क्या है। इसका नाम उन्होंने दिया था लास्ट वैक्स मेथड। आप इसको समझो, 5 नंबर में क्वेश्चन था, लास्ट वैक्स मेथड क्या है। ये मोम तकनीक से बनाई गई विधि थी, विधि से बनाई गई ये मूर्ति थी नर्तकी की मूर्ति। कांस्य से मतलब ब्रोंज से बनी हुई है, इसलिए बताते हैं ना ब्रोंज का इनको ज्ञान था। कांस्य युगीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। और ये मूर्ति नग्न अवस्था में है, केवल आभूषण धारे हुए है, हाथ में चूड़ियां लगी हुई है, बाकी सारी मूर्ति नग्न अवस्था में है। और ये भारतीय नृत्य की त्रिभंगा शैली, जो क्लासिकल डांस है, डांस की शैली त्रिभंगा, उसमें ये मूर्ति, उस स्टाइल में ये मूर्ति बनी हुई है। तो लास्ट वैक्स विधि द्वारा निर्मित नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिलती है, और मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, जिसे मर्तकों का टीला कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को पिगट ने जुड़वा राजधानी कही थी। एक पुरोहित राजा की मूर्ति, ये पुरोहित राजा की मूर्ति है, जैसे उन्होंने दाढ़ी रख रखी है, शॉल ओढ़ रखा है, ये सेल खड़ी यानी पत्थर से बनी हुई मूर्ति है, ये भी मोहनजोदड़ो में मिली है। मतलब ध्यान लगाते हुए राजा की मूर्ति है, और इन्होंने एक शॉल ओढ़ रखा है जिसपे कसीदाकारी का कार्य किया हुआ है। ये पत्थर से बनाई हुई पूरी मूर्ति है, इसका आकार लगभग 17.5 सेंटीमीटर का है। महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं, हाथी का कपाल खंड मिला है, इससे अपने को जानकारी होती है कि भाई सिंधु घाटी लोगों को हाथी का ज्ञान था, तो हाथी का कपाल खंड वहां पे मिला है। फिर अपन बात करें सूती कपड़े के साक्ष्य, तो सिंधु घाटी के लोगों को सूती कपड़ों के बारे में भी नॉलेज था। अपन बात करें मेसापोटामिया की मोहर, मेसापोटामिया की मोहर, मेसापोटामिया की मोहर अपने को ये प्रदर्शित करती है कि उस समय जो पाकिस्तान व मेसापोटामिया इराक है, इन दोनों के बीच में व्यापार होता था। व्यापार कैसे होता है भाई, मोहर लगाकर वो भेजते भाई ये सामान अपना है, तो इसलिए वो मोहर के भी साक्ष्य मिले हैं। मेसापोटामिया की मोहर के साक्ष्य मोहनजोदड़ो में मिले हैं। अपन बात करें घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले, लेकिन सिंधु घाटी के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। हाथी का ज्ञान उनको था, गेंडे का ज्ञान था, लेकिन घोड़े का ज्ञान उनको नहीं था। घोड़े के दांत, घोड़े की अस्थियां, जैसे सूरकोटड़ा में घोड़े की अस्थियां मिली है, तो वो सब मिली है। शंख का स्केल, पैमाना मिला है, शंख का स्केल मिला है पैमाना नापने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है पशुपतिनाथ की मूर्ति। सर जॉन मार्शल ने इस मूर्ति को आदि शिव मतलब पशुपतिनाथ कहा। तो और पशुपतिनाथ का मंदिर आज अपन देखें तो काठमांडू में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है पशुपतिनाथ का मंदिर, जो काठमांडू नेपाल में है। तो इस प्रकार ये मोहनजोदड़ो इंपोर्टेंट हो जाता है। फिर अपन बात करें लोथल, लोथल खूब बार वहां समुद्री विरासत स्थल भी बना है। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है लोथल। लोथल से आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए, डॉकयार्ड है, मतलब एक डॉकयार्ड मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति माना जाता है लोथल, गोदीवाड़ा डॉकयार्ड इसको बोलते हैं। पोर्ट होता है ना, पोर्ट, तो प्राचीन समय का पोर्ट आप लोथल को मान सकते हो, ये गुजरात में है। इसका जो उत्खनन है, लोथल का जो उत्खनन है वो ऐसा राव मतलब रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। और लोथल एक व्यापारिक नगर था, और लोथल एकमात्र स्थल था जिसमें घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खास बात ये थी कि जैसे ये मुख्य मार्ग है तो घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन जो लोथल डॉकयार्ड उसके घर के दरवाजे आगे की तरफ मतलब रोड की तरफ खुलते थे, जो आज खुलते हैं, वैसे लोथल में बसावट थी।
बाकी सब घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। तो लोथल में इंपॉर्टेंट है डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा, मन के बनाने के कारखाने, चावल व बाजरा। चावल व बाजरा से भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनजान थे, बेखबर थे। चालाक लोमड़ी के साक्ष्य, फारस की मोहर, फारस की मोहर के साक्ष्य, घोड़े की मृण मूर्तियां मतलब घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां, शतरंज बोर्ड, शतरंज इनका प्रिय खेल था। मुर्गे की लड़ाई, शतरंज, ये सब प्रिय खेल थे सिंधु घाटी सभ्यता के। फिर बात करें चक्की के दो पार्ट, सीप उद्योग, नावों के खिलौने व मॉडल। नावों के खिलौने व मॉडल मिले हैं। अब अपन बात करें धोलावीरा की, तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, आप धोलावीरा भी देखना। लोथल इंपॉर्टेंट था, तो धोलावीरा के बारे में अपन बात करें, ये भी गुजरात में ही है धोलावीरा। कच्छ जो भूमि है ना, कच्छ, वहां पे धोलावीरा है। खाडिर बेट, आलिया बेट, खादिर बेट, ऐसे बेट बने हुए हैं जो पेट्रोलियम के भंडार है, वहां पे धोलावीरा है। इसकी उत्खनन खोजकर्ता जिन्होंने खोज करी वो जगपति जोशी थे, जिन्होंने सबसे पहले खोज करी, फिर उसके बाद में इसकी खुदाई हुई, मतलब उत्खनन करता आर.डी. बिस्ट, रविंदर सिंह आर.एस. बिस्ट, रविंदर सिंह बिस्ट इसके उत्खनन करता थे। धोलावीरा के बारे में बोले तो ये कृत्रिम जलाशय था। दो नहर थी, एक तो मनसहर और एक मनहर, तो इन दोनों के बीच में जो जलाशय बना हुआ है इसको धोलावीरा, यहाँ पे धोलावीरा है, और यहीं पे कृत्रिम जलाशय जो समुद्र से टच होता हुआ है, तो ये धोलावीरा आप कृत्रिम जलाशय के नाम से याद कर सकते हो। और इस कोई नदी नहीं थी, बिल्कुल नहरी थी, एक जलधारा थी, मतलब जलधारा थी, वो नदी नहीं थी। और इस ये मुख्यतः 3 भागों में ये शहर बसा हुआ है। दुर्ग, एक भाग में दुर्ग बना हुआ है, एक मध्य भाग है और एक निम्न भाग है जो आम लोगों के लिए था। और इसमें कुछ अवशेष मिले हैं, कृत्रिम जलाशय के अवशेष, सूचना पट उस समय मिला हुआ है जो जिप्सम से निर्मित है, और अक्षर व प्रतीकों वाला लकड़ी का बोर्ड जिसमें सबसे पुराना साइन बोर्ड बना हुआ है। तो ये सूचना पट भी यहाँ पे धोलावीरा में मिला है। स्टेडियम के साक्ष्य हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मनके के साक्ष्य हैं, रिंग है, मिट्टी के बर्तन है, टेराकोटा सील, टेराकोटा वही मरण मूर्ति वाला मिट्टी से बना हुआ सील मतलब मोहरे, और पत्थर व मध्य मार्ग के साक्ष्य मिले। अब अपन बात करते हैं चनहूदड़ो। चनहूदड़ो इसके लिए आप दिमाग में आ जाए तो ये बात याद रखना, मन के बनाने के कारखाने चनहूदड़ो में थे। सिंध पाकिस्तान में है आज, औद्योगिक नगरी है, और एन.जी. मजूमदार जिनकी डाकुओं ने हत्या कर दी थी, उन्होंने इसकी उत्खनन किया, खोदा इसको। मन के बनाने के कारखाने चनहूदड़ो से मिलते हैं। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए और लिपस्टिक के साक्ष्य, कार्नेलियल मलके के अवशेष। चनहूदड़ो नाम आते ही मन के आप याद रखना। फिर बात करते हैं सूरकोटड़ा, यहाँ पे घोड़े के अस्थियां सूरकोटड़ा में मिली है जो आज गुजरात में है। इसकी जो खोज है वो जगपति जोशी जी द्वारा, जिन्होंने धोलावीरा की खोज करी थी, सूरकोटड़ा की खोज भी जगपति जोशी जी द्वारा की गई। रोजदी की बात करें तो रोजदी में कुत्ते के साक्ष्य या हाथी के साक्ष्य मिले हैं, ये भी गुजरात में है। कुणाल अपन बात करें तो ये हरियाणा में है। कुणाल चांदी के 2 मुकुट और लापिस लाजुरी, लाजवर्द जिसे बोलते हैं, मणका होता है, ये भी कुणाल हरियाणा में मिला है। चांदी के 2 मुकुट आप याद रखना, कुणाल हरियाणा में मिले हैं। फिर बात करें देमाबाद महाराष्ट्र में, वही परवरा नदी के किनारे देमाबाद, जहां तक सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण तक विस्तार है वो देमाबाद है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिली है वो मिली है रथ, 4 रथ मिले हैं, काश्य मतलब ब्रॉन्ज के 4 रथ मिले हैं। रथ हाथी है, गेंडा बना हुआ है, और भैंस, हाथी, गेंडा और भैंस के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ अपन बात करें जो पंजाब में है, रूपनगर जिसको बोलते हैं, रोपड़ में आप देखो तो मनुष्य के साथ में कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है, मतलब मनुष्य के साथ में उसके पसंद की चीज दफनाने का साक्ष्य मिला है, ताकि उसका पुनर्जन्म हो, और वो मतलब मरने के बाद भी ये विश्वास करते हैं भाई अगला जन्म होगा, तो उसके साथ की पसंद की चीज भी दफनाई जाती थी रोपड़ में। आमरी ये सिंध पाकिस्तान में है, गेंडे के साक्ष्य मिले हैं। बनावली हरियाणा में है। मुख्य बात यह है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बनावली ही है, सॉरी राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है, बनावली हरियाणा में है जो घग्गर नदी के किनारे है। रविंद्र सिंह बिस्ट के द्वारा इसका उत्खनन करता, जिन्होंने रविंद्र सिंह बिस्ट ने इसकी खोज करी, जिन्होंने धोलावीरा की भी उत्खनन किया था। बनावली में क्या है, जो के साक्ष्य मिले, इंपॉर्टेंट है भाई, जो के बारे में सिंधु घाटी के लोगों को विचार
मतलब उनको ध्यान था, जो को बारले बोलते हैं, और वॉश बेसिन मिला है यहाँ पे, और मातृ देवी की मूर्तियां। मातृ देवी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बाग जो सभ्यता थी वो मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, इसलिए वहां मातृ देवी की मूर्तियां मिली है। मिट्टी से बने हुए हल्का खिलौना वहां पे मिला है। राखी गढ़ी की बात करें तो राखी गढ़ी हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे है, और राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, उत्खननकर्ता अमरेंद्र नाथ है। कालीबंगा जो इम्पोर्टेंट है, राजस्थान से संबंधित है, हनुमानगढ़ में है, आज भी इसके साक्षी है। घग्गर नदी के किनारे जो हनुमानगढ़ में बहती है प्राचीन सरस्वती, उसके किनारे है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा अर्थात काली चूड़ियों से इसका नाम लिया गया है। इसकी जो उत्खनन करता है, खोज करता है, वो अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर, ये 3 जनों का नाम आपको याद लेना चाहिए। फिर साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, वहां से बड़ी मात्रा में काली चूड़ियां मिली है, दोहरी फसल के साक्ष्य मिले, 2 फसल बोते थे वो ग्रिड पैटर्न में, हराइया ग्रिड पैटर्न में 2 फसल बोते थे। कच्ची ईंटें मिली है, अलंकृत ईंटें मिली है, ईंटों पर डिजाइन बनी हुई थी। और नालियां, लकड़ी की नालियां, लकड़ी के जो बड़े बड़े खोल हैं उनको नालियों के रूप में काम में लेते थे, और नाली व्यवस्था का अभाव इनके पास था, इसलिए लकड़ी की नालियां थी, मिट्टी से बनी हुई नालियां नहीं थी। और खोपड़ी के साक्ष्य, खोपड़ी मिलती है जिसमें 6 छेद है, मतलब इनको कपाल क्रिया और मस्तिष्क छेदन का, मतलब शल्य चिकित्सा का इनको बहुत अच्छा नॉलेज था। और यज्ञ वेदिका व हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं, वहां के लोग हवन करते थे कालीबंगा के। अब प्राग हड़प्पा स्थल, मतलब हड़प्पा से पहले के स्थल हैं कालीबंगा व राखीगढ़ी एवं बनावली। कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी बनावली हरियाणा में है। राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। रंगपुर रोजदी, ये दोनों गुजरात में है। ये हड़प्पा उत्तर स्थल है, मतलब हड़प्पा के बाद में इनकी खोज की गई, और हड़प्पा के बाद में ये स्थल एक्चुअल में बने थे। कोटला निहंग खां, ये रोपड़ पंजाब में है, रंगपुर गुजरात में है। आजादी के समय भारत में स्थित 2 स्थल थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है अफगानिस्तान में, मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता इंडिया, पाकिस्तान व अफगानिस्तान में फैली हुई है। तो अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता सारतुगोई व मुंडीगाक 2 स्थल हैं अफगानिस्तान में आज भी, सारतुगोई व मुंडीगाक, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन बताया आपको। सिंधु घाटी सभ्यता पहली ऐसी सभ्यता थी जो बिल्कुल नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल शहरी सभ्यता थी। तो इसके नगर नियोजन के बारे में अपन देखें तो बिल्कुल सड़कें समकोण पर काटती थी, आयताकार सड़कें थी, उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था थी। सिंधु घाटी में 2 स्तर थे, एक जो पश्चिम दिशा है वहां पे तो गढ़ था, मतलब वहां पे तो अच्छे कुलीन व्यक्ति रहते थे, और जो पूर्व दिशा है यहाँ पर निम्न व्यक्ति रहते थे। ये नीचा था और ये पश्चिम दिशा वाला ऊपर था, ये दुर्ग बना हुआ था। और नगर आयताकार या ग्रिड पैटर्न पे बसे हुए थे, ऐसे शतरंज बोर्ड के ऐसे बसे हुए थे जैसे आज का तात्कालीन जयपुर बसा हुआ है। सड़कें चौड़ी हुआ करती थी, घरों के दरवाजे मुख्य द्वार पर नहीं खुलते थे, लेकिन आपको मैंने बताया लोथल एक ऐसी जगह थी जहां पे मुख्य द्वार पर खुलते थे। घरों में कुएं हुआ करते थे, जैसे मोहनजोदड़ो में 700 कुएं मिले हैं। घरों लोगों को सीढ़ियों का ज्ञान था, जैसे मोहनजोदड़ो में स्नानागार है तो दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी। शहर ग्रिड पैटर्न पे बसे हुए थे, ऐसे ग्रिड पैटर्न पे काटते हुए पैटर्न पे शहर बसे हुए थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ईंटों का आकार 1:2:4 हुआ करता था, और शहरों में उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था थी, लेकिन कालीबंगा में जल निकासी का अभाव था। नालियों की सफाई हेतु मेन होल का निर्माण किया गया, भाई नालियां ऐसे जाकर एक गड्ढे में गिरती और वहां पे वो इकट्ठा होती, वहां से सफाई की जाती थी। अब मूर्तिकला की बात करें तो मूर्तिकला व मोहरे खूब देखने को मिलती, आपस में व्यवसाय व्यापार बहुत अच्छा था, इसलिए दूसरी जगह की जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता की मोहरे, फारस की मोहरे, ये सब देखने को उस समय मिलती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में इंपॉर्टेंट है भाई धातु की मोहरे मूर्ति मिलती थी, सेलखड़ी यानी पत्थर की भी मिलती थी, और मरण मिट्टी यानी टेराकोटा की भी मूर्तियां या मोहरे मिलती थी। मोहनजोदड़ो से सबसे इंपॉर्टेंट धातु की नर्तकी की मूर्ति, मैंने आपको बताया नग्न अवस्था में थी, केवल उन्होंने चूड़ियां पहन रखी थी हाथ में, और त्रिभंगा स्टाइल में उनकी मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, जो पाकिस्तान में है। फिर बात करें मोहनजोदड़ो से सेलकली की पुरोहित राजा की मूर्ति, पुरोहित राजा की मूर्ति मिली थी जो कशीदाकारी कर रखी थी, उन्होंने शॉल ओढ़ रखा था, और ध्यान अवस्था में मोहनजोदड़ो में ये मूर्ति थी, पुरोहित राजा की मूर्ति। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में पशुपतिनाथ की भी सेलखड़ी से निर्मित मूर्ति मिली थी, जिसे आदि शिव कहा गया था। देमाबाद महाराष्ट्र में धातु से मिला रथ, वो
इक्का गाड़ी, देमाबाद हड़प्पा में इक्का गाड़ी मिली। मोहनजोदड़ो में पशुपतिनाथ की मोहर जो सेलकड़ी यानी पत्थर से बनी हुई थी। ज्यादातर मोहरे वर्गाकार या त्रिकोणीय मोहरे मिलती थी। मोहरे स्वामित्व या गुणवत्ता की जानकारी देती थी, भाई ये मोहर लगा दी, ISI की मोहर है और ये बिल्कुल क्वालिटी वाला माल है, आप ले जाओ, ये मोसापटामे की मेहर है, ये मन के अच्छे हैं, इस प्रकार क्वालिटी की जानकारी देती थी। बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मरण मूर्तियां यानी मिट्टी से बनी हुई मातृ देवी की मूर्तियां भी मिलती थी। इसलिए पता चलता था कि उस समय के लोग मातृ सत्तात्मक सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। और सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो में मिली है, सर्वाधिक कुएं भी मोहनजोदड़ो में मिले हैं। सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे हड़प्पा से मिली है। एक सिंग वाला या कुबड़ वाला सांड उन मोहरों पे मिलता था। एक सिंग गेंडा व कुबड़ वाला सांड उन मोहरों पे मिलता था। लिपि बात करें तो ये जैसे अपन दाएं से बाएं लिखते हैं, तो लेखन शैली इनकी दाएं से बाएं क्रम में लिखी जाती थी। और ये 375 से लगभग 400 भाव, 400 स्टाइल्स ये यूज में लेते थे। लगभग 400 स्टाइल्स का इनको नॉलेज था। और जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी और लिपि का ज्ञान था। लेकिन आज तक ये गोमूत्राक्षर लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है, अपठित है ये लिपि, इस लिपि का ज्ञान नहीं। जैसे हिंदी भाषा अपन देवनागरी में लिखते हैं, देवनागरी का नॉलेज है, वैसे गोमूत्राक्षर लिपि का हमारे को नॉलेज अभी तक नहीं है। और लिपि की बात करें तो भाव चित्रात्मक लिपि सिंधु घाटी सभ्यता में थी। और अभी तक जो सबसे बड़े अभिलेख में 17 चिन्हों का प्रयोग किया गया है, इनके द्वारा 400 लगभग भाव ये जानते थे। राजनीतिक स्थिति जानकारी का अभाव है राजनीति के बारे में। पुरोहित वर्ग के पास शासन रहा। 4 भागों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज 4 भागों में बटावा था। सामाजिक स्थिति ये मात्र सत्तात्मक परिवार थे, संयुक्त परिवार थे, इसलिए एक घर में खूब सारे चूल्हे, खूब सारे कुएं मिलते। बड़ी मात्रा में माता देवी की मूर्तियां मिली है। समाज 4 भागों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शांति प्रिय समाज था। पुरुष व महिला दोनों श्रृंगार करते थे, इसलिए श्रृंगार पेटियां व जवाहरात मिले हैं। प्रिय खेल शतरंज व मुर्गे की लड़ाई प्रिय खेल थे। और लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के थे। पूर्ण समाधान व आंशिक समाधान व दाह संस्कार तीनों देखने के लिए मिलते थे। और समाधान के समय ये उस आदमी की पसंद की चीज उसके साथ में गाड़ दिया करते थे। फिर बात करें आर्थिक स्थिति, तो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी और प्रमुख फसलें गेहूं, सरसों, चना, मटर और खरबूज, तरबूज और जो मतलब बारले और तिल, ये इनकी प्रमुख फसलें थी। चावल व बाजरे का इनको नॉलेज नहीं था। कपास की खेती जिसे सिंडन बोलते थे, ये सर्वप्रथम भारत में ही आरंभ हुई थी। ये सारतुगोई मैंने आपको बताया अफगानिस्तान में है, नहरों के साक्ष्य मिले हैं। अफगानिस्तान में सारतुगोई व मुंडिकाक 2 स्थल हैं। सारतुगोई से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा गुजरात से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब व्यापार तो होता था नहरों व जलाशयों के माध्यम से भी। पशुपालन में ये बैल, भैंस, बकरी, खरगोश, सुअर इनके प्रिय थे। बैल की तो मोहरों पर भी इनकी मूर्तियां मिली हैं। विदेश से व्यापार होता था, मोहरे विदेशी मोहरे मिलती थी। सारगोन अभिलेख में बताया गया सिंधु घाटी सभ्यता में मेलुहा नाविकों का देश कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता को। मतलब उस समय नाविक थे, नाव के साक्ष्य भी मिले हैं। वैसे मेलुहा हाजा ये मोर पक्षी के लिए काम में लेते थे। बहरीन व ओमान ये मध्यस्थ का कार्य करते थे लोगों के लिए। मुद्रा व्यवस्था के प्रचलन का अभाव था, वस्तु विनिमय का प्रचलन था। मोहरों के द्वारा वस्तु विनिमय होता था, मुद्रा तो बाद में आई थी। सोने व चांदी का प्रयोग करते थे। लोहे से अपरिचित ये लोग बाग थे। संघ के अवशेष भी मिले हैं। धार्मिक स्थिति अपन देखें तो बहुदेववाद थे, प्राकृतिक बहुदेववाद। मतलब हर पेड़ की अलग अलग देवताओं का हर पेड़ में देवताओं का वास मानते थे। लिंग व योनि की पूजा करते थे। मात्र सत्तात्मक समाज था और देवी की पूजा करते थे। पशु पक्षी, देवताओं, प्रकृति, पेड़ पौधे सबकी पूजा ये करते थे। और जल व प्रकृति की पूजा व शाश्वत आत्मा में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म व कर्म फल में विश्वास करते थे। ये मानते थे जो अपन ने कर्म किया है इसका फल अपने को भोगना पड़ेगा। वह पुनर्जन्म में ये विश्वास करते थे, इसलिए युग्मित समाधान करते थे। मतलब मरने के बाद में उसके साथ में प्रिय वस्तु दफनाते थे।
अंधविश्वास व पाखंड क्रियाक्रम करते थे, यज्ञ व पशु बलि देते थे। कालीबंगा से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान व योग करते थे, योग की एक मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से आद्य शिव, यह पशुपतिनाथ की चित्रयुक्त मोहर भी मिली थी। अब सिंधु घाटी का पतन क्यों हुआ, इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बात कही, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बात कही है। सबसे पहले अपन बात करते हैं पिगट व्हीलर। इन्होंने कहा आर्यों का आक्रमण हो गया, फिर आर्य यहाँ बस गए, जो वर्तमान में आर्य भारत देश है, और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कर दिया। सबसे विश्वसनीय माना जाता है एसआर राव सर जॉन मार्शल का। ये मार्शल साहब ने सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत अच्छी स्टडी करी। इन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुआ है। फिर सर जॉन मार्शल ने कहा कि प्रशासन की शिथिलता थी उस समय की, किसी का एक डोमिनेंस नहीं था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। अमरनाथ घोष ने कहा जलवायु परिवर्तन के कारण विनाश हुआ। कैनेडी ने कहा प्राकृतिक आपदा के कारण विनाश हुआ। माधव स्वरूप वत्स ने कहा नदियों ने अपना रुख बदल लिया, और नदियां, इन जो लोग बाग निवास करते थे वहां पे नदियां आ गई तो लोग बाग मारे गए। आईआईटी खड़गपुर के सर्वे में रिपोर्ट आई है लगभग 900 वर्ष तक सूखा वहां पे पड़ा। इस पतन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता फेल हो गई, अर्थात वहां पे वहां के अवशेष ही मिले हैं। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।